नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे कि कैसे चाइना दोस्ती की आड़ में रशिया का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा है और जो रशिया का सपना है कि एक दिन यूएसएसआर दोबारा बनेगा उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और क्यों रशिया उनके मिनिस्टर्स ये बात सोचते हैं कि चाइना आज की डेट में भी हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। बहुत कुछ इस वीडियो में जानने के लिए सबसे पहले आप एक बात समझो, जब से रशिया एंड यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस डाल रखे हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि हम रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश करें, लेकिन इसी टाइम में चाइना निकल कर आया जिसने रशिया का पूरा साथ दिया। चाहे रशिया से कच्चा तेल परचेज करना हो या रशिया को वेपन्स बेचना हो, चाइना ने भरपूर मात्रा में रशिया को हेल्प किया है, जिसके चलते आज सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि रशिया चाइना के ऊपर हाईली डिपेंड करता है और रशिया एंड चाइना एक दूसरे के साथ काफी बढ़िया रिलेशंस एंजॉय करते हैं। लेकिन डीप डाउन व्लादिमीर पुतिन और उनके मिनिस्टर्स के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होते रहते हैं, जिसमें यह बात साफ साफ मेंशन की गई है कि रशिया आज भी चाइना को एक बड़े थ्रेट की तरह देखता है। ना एग्जैक्टली हम समझते हैं कि चाइना गेम क्या खेल रहा है। ना चाइना एग्जैक्टली सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेके ही गेम खेल रहा है, क्योंकि ये सारी वो कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर को टूट के बनी थी। आपको पता ही है 1991 में यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूट गया, जिससे सबसे बड़ा रशिया है। और आज भी रशिया का ये माइंडसेट है कि हम यूएसएसआर दोबारा से क्रिएट करेंगे, मतलब उन 15 कंट्रीज को इकट्ठा लेके चलेंगे। ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो आप कलरफुल देख रहे हो, ये सारी यूएसएसआर का पार्ट थी। यही सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जिसके ऊपर रशिया अपनी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रखता है। लेकिन हाल ही में जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, यहाँ पर चाइना ने अपनी प्रेजेंस काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर सारा रशिया का बॉर्डर देखोगे, यहाँ पर आप चाइना देखोगे, ये पाकिस्तान है, ये आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा और नीचे ईरान है। तो एक तरह से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। ना हम एग्जैक्टली एक एक करके धीरे धीरे कंसेप्ट को समझते हैं। ना जैसे कि आपको पहले भी पता है कि रशिया आज भी यूएसएसआर वाले माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रशिया का मानना है कि हम एक्सपैंड करेंगे और जो 15 देश अलग टूट के डिफरेंट बने थे उन सबको हम इकट्ठा करेंगे और दोबारा से एक यूएसएसआर को क्रिएट करेंगे। जब व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलते हैं तब भी उनके वेरियस मिनिस्टर्स मीडिया के सामने ही ऐसी टी शर्ट्स पहन के आ जाते हैं यूएसएसआर वाली कि आज भी रशिया एक्सपैंड करने के माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। ना उस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये सारी यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करती थी। एक तरह से रशिया इनके ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रखता है। नो ये बात सही भी है, क्योंकि है तो ये सारी एक तरह से एक ही कंट्री थी, मतलब इनके लोगों की एथनिसिटी सेम है, बिलीविंग सेम है, इनका रहना सहना सारा सेम है। तो एक तरह से ये सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ अलाइन महसूस करती है कि हमारा रहना सहना सेम है, हमारा सोचना सेम है, बिलीफ सेम है। तो एक तरह से आज भी ये सारी इकट्ठी मिलकर रहती हैं। तो रशिया का यहाँ पर इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और जो कंट्रीज यूएसएसआर से टूट के अलग हुई हैं और वो रशिया को सपोर्ट नहीं करती है, रशिया उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा हार्ड स्टांस लेता है। जैसे आपको यूक्रेन देखने को मिल रहा है, रशिया उनके ऊपर अटैक ही तभी कर रहा है क्योंकि यूक्रेन यूरोप के काफी ज्यादा नजदीक जा रहा है। डिस्पाइट वो यूएसएसआर के टूट के अलग हुआ था, मतलब उनको रशिया के साथ अलाइन होना चाहिए और कहां वो यूरोप के साथ जा रहे हैं, तभी रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट इतना ज्यादा भारी स्टांस ले रहा है। तो आज भी रशिया यूएसएसआर वाले माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ रहा है कि हमको एक्सपैंड करना है और जो कंट्रीज टूट के अलग हुई हैं वो सारी एक दिन दोबारा से इकट्ठा आएंगी। नो यहाँ पर एक और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है जिससे आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी। आपको पता होगा जब 2021 में यूएस अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया था तो वहाँ पर अफगानिस्तान तालिबान आ गया था। तो एक तरह से रशिया ने डायरेक्ट अफगान तालिबान को भी धमकी दे दी थी, अगर आपने सेंट्रल कंट्रीज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना इसके पीछे का गेम है, आप मैप के थ्रू समझो। नो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज शुरू से ही यूएसएसआर के अंडर नहीं थी, बल्कि यूएसएसआर ने भी अटैक करके इनको अपने अंडर लिया था। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये थी कि रशिया, मतलब जो उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था वो क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री था, वहाँ पर क्रिश्चियंस काफ़ी बड़ी मात्रा में थे। लेकिन ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है। तो कहाँ ऊपर
ऊपर मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में क्रिश्चियंस रह रहे हैं और नीचे मुस्लिम्स रह रहे हैं, तो दोनों की आइडियोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो उस समय यूएसएसआर ने सोचा कि हम उनको कैसे इकट्ठा रखें, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उस केस में दोनों के एक ही कंट्री में रखना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। तो यूएसएसआर ने एक डिवाइड एंड रूल वाली सी पॉलिसी चली। नाउ इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी दो तरह के मुस्लिम्स हैं। एक तो वो मुस्लिम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल माइंडसेट के हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, ईरान में देखने को मिलता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेडिकल माइंडसेट वाले मुस्लिम है। वैसे मुस्लिम्स भी यहाँ प्रेजेंट थे और दूसरे वो मुस्लिम्स भी प्रेजेंट थे जो आपको सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई में देखने को मिलते हैं जो रेडिकल माइंडसेट के नहीं है। तो रशिया ने किया क्या था कि जो रेडिकल वाले माइंडसेट के मुस्लिम्स नहीं थे उनको अपनी साइड लिया, वहां पर उनको बढ़िया से मेयर वगैरह बनाया। इनडायरेक्टली रशिया ही इन पर कंट्रोल करता था, मतलब उस टाइम का यूएसएसआर। तो एक तरह से यूएसएसआर ही इनके ऊपर कंट्रोल करता था। और यूएसएसआर को एक और भी बात सोचनी थी कि मैंने जो मुस्लिम्स रेडिकल नहीं है उनके ऊपर तो कंट्रोल जमा ली, लेकिन जो रेडिकल मुस्लिम्स है वो कभी भी विद्रोह करके ये सारा एरिया हमसे वापस छीन सकते हैं। तो उस टाइम यूएसएसआर ने किया क्या कि जो भी ये रेडिकल माइंडसेट वाले मुस्लिम्स हैं उनको अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह भेज दो, ये कभी भी एक जगह पर इकट्ठे ना हो पाए। फॉर एग्जांपल रेडिकल माइंडसेट वाले मुस्लिम्स इस एरिया में काफी ज्यादा हैं, तो यूएसएसआर ने किया क्या, उनको डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया। किसी को यहां पर भेज दिया, किसी को यहां पर भेज दिया, किसी को यहां पर भेज दिया, किसी को यहां पर भेज दिया। तो एक तरह से सारे रेडिकल माइंडसेट वाले मुस्लिम को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया और जो क्रिश्चियंस ऊपर थे उनको भी किसी किसी को नीचे भेज दिया। तो एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को इकट्ठा रहना शुरू किया ताकि एक माइंडसेट वाले लोग कभी भी एक जगह पर इकट्ठे ना हो और विद्रोह ना उठा सके। तो एक तरह से यूएसएसआर ने ये पॉलिसी को अपनाया था। लेकिन जब 2021 में यूएस अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया और यहां पर अफगान तालिबान का रूल आ गया। नो इस अफगान तालिबान में केवल अफगानिस्तान के ही मुस्लिम प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के भी मुस्लिम प्रेजेंट थे जिनका एक रेडिकल माइंडसेट था। उससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एग्जांपल ये सेट हो गया था कि अगर आप लड़ते रहोगे तो एक दिन आप अपनी कंट्री को रूल कर सकते हो। जैसे अफगानिस्तान में अफगान तालिबान आया, वैसे ही तजाकिस्तान में तजाकिस्तान तालिबान आ सकता है, किर्गिस्तान में किर्गिस्तान तालिबान आ सकता है। तो रशिया को इसका खतरा काफी ज्यादा था। तो रशिया ने एक डायरेक्ट वार्निंग अफगान तालिबान को सेंड कर दी कि अगर आपने अपनी आइडियोलॉजी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में थोड़ी सी भी फैलाने की कोशिश करी और जो यहाँ पर रेडिकल मुस्लिम्स है वो बिल्कुल भी इकट्ठे हो गए तो हमसे बुरा कहीं नहीं होगा। तभी आपको ये देखने को मिलता होगा टाइम टू टाइम कि रशिया के ऊपर भी टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। लेकिन अचानक से गेम चेंज हुई जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गई 2022 फरवरी में। आप सभी को पता होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गई और सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश करी। रशिया आज के समय दी मोस्ट सैंक्शन कंट्री है, तो एक तरह से रशिया को बिल्कुल ही आइसोलेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर चाइना निकल के आया जिसने रशिया का पूरा सपोर्ट किया। ना इससे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हुई कि चाइना ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ना वो कैसे, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तब से रशिया ने क्या किया, वो तो यूक्रेन के साथ बिजी हो गया क्योंकि यूक्रेन अकेला तो लड़ नहीं रहा था, सारी वेस्टर्न कंट्रीज मिलके रशिया के अगेंस्ट लड़ रही थी, तभी यूक्रेन सरवाइव कर रहा था। तो एक तरह से रशिया तो उधर ही बिजी हो गया। अब सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या करें, क्योंकि हुई तो ये यूएसएसआर से ही टूट के अलग हुई हैं, तो एक तरह से रशिया पर हाईली डिपेंडेंट करती थी। तीसरी, ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज है तो किसी कंट्री के साथ कुछ खास ट्रेड भी नहीं करती थी, तो ये हाईली रशिया के ऊपर डिपेंड करती थी। लेकिन अब रशिया खुद ही उलझ चुका है तो ये सारी कंट्रीज क्या करें। तब चाइना बाहर निकल के आया और चाइना ने एक सेंट्रल एशिया चाइना समिट बनाया रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। आपको एससीओ के बारे में सभी को पता होगा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अभी अगस्त में अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना में गए थे, जहां पर वर्ल्ड क्लास फुटेजेस बाहर निकल के आई थी, जहां पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन इकट्ठे स्टेज शेयर करते दिख रहे थे। काफी ज्यादा हिस्टोरिक मीटिंग थी। वैसे ही उस एससीओ समिट में सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी मेंबर है, लेकिन चाइना ने किया क्या, उन सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक डिफरेंट समिट होस्ट करना शुरू कर दिया। नौ ये सब रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्टिंग के टाइम ही हुआ था। आप खुद सोचो, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तब से चाइना ने ये स्ट्रेटेजी को बनाना शुरू कर दिया था। तो चाइना ने सेंट्रल एशिया चाइना समिट होस्ट किया कि कैसे सारी कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के साथ ट्रेड और ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। नो यहाँ पर चाइना
ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पकड़ी। एज यू ऑल नो, रशिया के पास बड़ी मात्रा में कच्चा तेल है, नेचुरल गैस है। ऐसे ही सेम जो बाकी कंट्रीज यूएसएसआर से टूटकर अलग हुई हैं, बाकी ये सारी सेंट्रल कंट्रीज, इनके पास भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और नेचुरल गैस प्रेजेंट है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, तो ये तेल निकाल तो देंगी, बेचेंगी किसको? क्योंकि ना तो इनके पास बड़ी बड़ी गैस लाइंस प्रेजेंट है, ना ही इनके पास इतना कुछ खास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये सारी कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स बेच सके। क्योंकि ये तो रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट करते थे, रशिया को ही सामान सारा बेचते थे। तो एक तरह से रशिया के ऊपर हाईली डिपेंडेंट होने के कारण इनको रशिया यूक्रेन के बाद थोड़े लॉसेस देखने को मिले। यहीं पर चाइना आया और चाइना ने इन सब कंट्रीज को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपना दिखाया। चाइना ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बड़ी मात्रा में लोन्स दूंगा, आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। चाइनीज कंपनीज यहाँ पर आएंगी, आपके लिए बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइंस बिछाएंगी, आपके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगी, जिससे आपकी इकोनॉमी भरपूर मात्रा में चलेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी हेल्प होगी। ना इन सब के चलते चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में इन सारे सेंट्रल कंट्रीज को बताया कि मैं आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर दूंगा। हम BRI प्रोजेक्ट के तहत पूरी दुनिया में रोड्स बिछा रहे हैं, रेलवेज बिछा रहे हैं, गैस पाइपलाइंस बिछा रहे हैं, ताकि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। ना इसके लिए सारी सेंट्रल कंट्रीज भी मान गए कि हाँ हाँ, हम भी BRI प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं। तो इसके चलते ये सारी कंट्रीज भी BRI प्रोजेक्ट के अंदर आ गई, जिसके अंदर चाइना भरपूर मात्रा में इन सारी कंट्रीज को बड़े बड़े नंबर्स में लोन्स बांट रहा था, जिससे ये सारी कंट्रीज चाइना के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हो जाए और चाइना इनको एक तरह से कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पर चाइना ने यह गेम खेलना शुरू कर दिया। तो चाइना ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में गैस पाइपलाइंस बिछा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया और इनकी इकोनॉमी बढ़िया चलने लगी। ना चाइना ने कहा कि तेल तो मुझे भी चाहिए होता है, तो एक तरह से बड़ी गैस पाइपलाइंस सारी सेंट्रल एशियन कंट्री से चाइना की ओर बिछा दी। तो चाइना इन सभी कंट्री से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल परचेस करने लगा। ना धीरे धीरे करके चाइना एंड इन सारी सेंट्रल कंट्रीज का ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आज के समय सारी सेंट्रल कंट्रीज जो अपना कुल ट्रेड करती हैं, उसमें केवल 20% तो वो चाइना के साथ ही करती हैं। तो इस तरह से चाइना ने इन सारी सेंट्रल कंट्रीज को अपने अंडर कर लिया, क्योंकि अगर ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपना ट्रेड चाइना के साथ करना बंद कर देंगी तो डायरेक्टली इनका 20% ट्रेड इम्पैक्ट होगा, जो कि इकोनॉमी को ठप करने में एक काफ़ी ज़रा बड़ा नंबर है। तो आज के समय ये सारी कंट्रीज चाइना के ऊपर हाईली डिपेंड करती हैं। तो कहाँ तो वो रशिया के ऊपर हाईली डिपेंड करती थी, लेकिन चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के तहत लोन इतने बांटे, बड़ी मात्रा में उनसे कच्चा तेल परचेज कर रहा है। जो रशिया डिफेंस आइटम्स इनको देता था वो अब चाइना देने लगा है, चाइना तो खुद रशिया को भी दे रहा है। तो एक तरह से रशिया को धीरे धीरे चाइना रिप्लेस कर रहा है। चाइना कच्चा तेल परचेज कर रहा है, इनको डिफेंस आइटम्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है ना। इसमें भी एक चाइना का काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब है। जैसे कि मैंने आपको पीछे मैप के थ्रू दिखाया था कि चाइना इन सारी कंट्रीज के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है ना। वो बॉर्डर जो चाइना शेयर करता है वो जिंगजियांग प्रोविंस है। यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में रहते हैं ना। आपने उइगर मुस्लिम्स के बारे में सुना होगा, चाइना उन पर भयंकर अत्याचार करता है। पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम्स कहीं पर असुरक्षित है तो वो चाइना में है। चाइना ने उइगर मुस्लिम्स की इतनी बुरी हालत कर रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कोई भी कंट्री उसके अगेंस्ट बोलता नहीं है, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा। सारे इंडिया को ही बोलेंगे कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि चाइना में तो काफ़ी ज़रा बुरा हाल है। इस्लाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम अल्कोहल नहीं टच करेगा, लेकिन चाइना सारे मुस्लिम्स को वहाँ पर मजबूर करता है कि वो अल्कोहल ड्रिंक करें। इस्लाम में लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स डांस नहीं करेंगे, चाइना बड़े बड़े डीजे लगवा के उनको डांस करवाता है। शायद ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है कि वो सूअर का मांस नहीं खा सकते, चाइना उनको वो भी परोसता है। तो एक एक से जो चीज़ें इस्लाम में मना की गई हैं, चाइना वो सब उइगर मुस्लिम से करवाता है अपनी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि वो सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में रेडिकल मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन पावर में वो हैं जो रेडिकल मुस्लिम्स नहीं है, क्योंकि उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ काफ़ी ज़रा बढ़िया बनती है। तो चाइना ने किया क्या कि सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के
साथ अपने रिलेशंस इतने ज़्यादा इंप्रूव करे और उनको चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया कि अगर कोई भी रेडिकल एलिमेंट खड़ा होगा जो जिंगजियांग प्रोविंस में इन उग्र मुस्लिम्स को सपोर्ट करेगा, कहेगा कि आप अपनी इंडिपेंडेंस का सोचो क्योंकि चाइना आपके ऊपर इतना अत्याचार करता है, तो चाइना करेगा क्या? सीधा सेंट्रल एशियन कंट्री जाएगा, उनके लीडर्स को बोलेगा कि आपकी कंट्रीज में ऐसे ऐसे ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं जो हमको भड़का रहे हैं, तो आप इनके ऊपर एक्शंस लो ना। वो सारी कंट्रीज चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट करती है कि वो बिल्कुल ना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ना किया, चाइना ने कच्चा तेल लेना परचेस कर दिया, इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, चाइना ने अपने लोन वापस मार लिया इंटरेस्ट पेमेंट के साथ, एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी, तो वो सारी कंट्रीज इसको मना कर ही नहीं सकती हैं। तो एक तरह से जो रशिया माइंडसेट लेके चलता था कि मैंने यूएसएसआर बनाना है, जो 15 कंट्रीज टूटी थी वो हम सबको इकट्ठा करेंगे और क्या पता आगे भी एक्सपैंड कर जाए, उसको धीरे धीरे चाइना खुद ही बर्बाद कर रहा है, क्योंकि चाइना इन सारी सेंट्रल कंट्रीज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। कहाँ तो ये रशिया के ऊपर डिपेंड करती थी, आज के समय ये चाइना के ऊपर हाईली डिपेंड करने लगी है ना। देखते हैं कि रशिया इसके अगेंस्ट पॉलिसी क्या अपनाने वाला है, क्योंकि रशिया खुल के कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आज के समय रशिया इतना ज़्यादा आइसोलेट कर दिया गया है कि रशिया खुद ही चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो एक तरह से रशिया ओपनली तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सीक्रेटली रशिया कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो पक्का बना रहा होगा। तभी ये बीच में न्यूज़ निकल कर आई थी कि रशिया के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जहां पर यह बात मेंशन की गई है कि रशिया आज भी चाइना को एक बड़े थ्रेट की तरह देखता है। रशिया को यह बात तो पक्का पता होगी कि चाइना ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन पब्लिकली ये ऐसी एक्टिविटीज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रशिया आज के समय चाइना के ऊपर हाईली डिपेंडेंट करता है। तो होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे कि दोस्ती के आड़ में चाइना कैसे रशिया को ही धोखा दे रहा है। रशिया जिस एरिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखता है और जिस यूएसएसआर वाले माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है कि एक दिन हम सारी कंट्रीज को इकट्ठा करेंगे, चाइना उसी ड्रीम को मार रहा है और वो सारी कंट्रीज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और रशिया का इन्फ्लुएंस गिराने की कोशिश कर रहा है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।